सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम तीसरा यूनिट आज पढ़ेंगे। रॉक के बारे में पढ़ लिया, फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ सरफेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये भी स्टडी कर लिया। आज हम देखेंगे अर्थ इंटीरियर, तीसरा यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें जो है इस चैनल पे यूपीएससी का अपना क्लास नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एक सीक्वेंस में शेयर करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो ज्योग्राफी के डे फर्स्ट का वीडियो है आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। जो मैं तैयारी करता हूँ यूपीएससी का, तो इसमें मैं अपना क्लास नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ज्योग्राफी के डे फर्स्ट का जो क्लास है ना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का डे फर्स्ट का क्लास देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहा हूं मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर। ठीक है, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अर्थ इंटीरियर के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी चीज़ें लिखी हुई है पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जियोलॉजिस्ट कहते हैं जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करने का डायरेक्ट सोर्स हमारे पास है टेम्परेचर, प्रेशर या मैग्मा। मैग्मा किसको कहते हैं? अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक मोल्टेन फॉर्म में होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम जैसे ही अर्थ के नीचे अंदर की तरफ जाएंगे तो हर एक 32 मीटर डेप्थ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अंदर जाने के बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि रॉक जो होता है मोल्टेन फॉर्म में होता है, चट्टान पिघला हुआ फॉर्म में होता है, उसी को हम मैग्मा कहते हैं। और वॉल्केनिक एक्टिविटी में वही मैग्मा बाहर आता है, तो उसके टेम्परेचर, प्रेशर से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये मनुष्य दिखाया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थ इंटीरियर, हम चांद पे जा चुके हैं, मार्स पे जा चुके हैं, अदर प्लानेट पे हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे खुद के जमीन पैर के नीचे क्या है उसके बारे में हमें पता नहीं है बहुत अंदर तक। अर्थ का रेडियस अप्रोक्स 6400 किलोमीटर मानते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 6370 किलोमीटर है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 6400 किलोमीटर मान के चलते हैं। तो कई स्पेस क्राफ्ट लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे दूसरे प्लानेट पे जा चुका है, लेकिन खुद अर्थ के अंदर नहीं जा सका है अभी तक कोई, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना ज्यादा होता है कि वहां तक खोद पाना संभव नहीं होता है। मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर मनुष्य पहुंच सका है, और पाइपलाइन जिससे हम पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं न, तो वो मैक्सिमम डेप्थ 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर आप मान लीजिए। इसको याद नहीं रखना है, आपको बस एक अंदाजा लगना चाहिए कि 6400 किलोमीटर भी कोई अभी तक साइंटिस्ट का डिवाइस नहीं पहुंच सका है अर्थ के सेंटर तक। ठीक है, तो हम कैसे स्टडी करते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में? तो डायरेक्ट सोर्स है हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर या मैग्मा, और इनडायरेक्ट सोर्स है बॉडी वेव, दैट इज सेस्मिक वेव। जो अर्थक्वेक होता है तो उसमें जो वेव रिलीज होता है उसी को हम सेस्मिक वेव कहते हैं, मतलब भूकंप में जो वेव रिलीज होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि मार्स पे फर्स्ट रोवर जो भेजा गया था, मतलब रोबोटिक हेलीकॉप्टर मार्स के स्टडी के लिए, वो था क्यूरोसिटी। और सेकेंड रोवर नासा के द्वारा भेजा गया था, सेकेंड रोवर जो भेजा गया था वो था परसिवरेंस। अर्थ इंटीरियर कैन बी डिस्कस्ड इन 2 पार्ट्स। अर्थ इंटीरियर को 2 पार्ट में स्टडी किया जा सकता है, फैक्चुअल पार्ट और एनालिसिस पार्ट। तो फैक्चुअल पार्ट हम यहाँ से देखेंगे, फैक्चुअल पार्ट में क्या क्या है। फैक्चुअल पार्ट में है हमारा, द अर्थ इज नॉट अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। अर्थ यूनिफॉर्म मतलब कि अर्थ सरफेस से सेंटर तक यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहने का मतलब सेम तरह के मटेरियल से नहीं बना हुआ होता है, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर नहीं होता है। उसको हम स्टडी करेंगे, ये डिफरेंट लेयर में बटा होता है। तो ये 3 डिफरेंट लेयर, यहाँ 3 लेयर दिया गया है। 3 लेयर हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे 3 लेयर में, फिर उसका सब लेयर भी देखेंगे। तो पहला लेयर है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। क्रस्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब
जमीन जहाँ पे हम मनुष्य रहते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा वाटर बॉडी, ओशियनिक क्रस्ट का मतलब वाटर बॉडी, ओशियन सी। तो आइए हम एक बार कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखते हैं और ओशियनिक क्रस्ट को देखते हैं, फिर हम इन तीनों को कंबाइंड रूप से एक सेपरेट ग्राफ के थ्रू देखेंगे, लेकिन हम वन बाय वन करके अभी क्रस्ट, मेंटल और कोर को पहले देख लेते हैं। तो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ तक। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एवरेज डेप्थ जो है अर्थ सरफेस से वो है 35 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज डेप्थ इज इक्वल टू 35 किलोमीटर, किसका? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। और जहाँ पे मान लीजिए पहाड़ है, ऊंचा जगह है, तो मैक्सिमम डेप्थ जो है ये तो फिक्स रहेगा, लोअर बॉटम। कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पठार है, तो जहाँ पठार है, माउंटेन है, तो मैक्सिमम जो इसका डेप्थ हो सकता है वो 70 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन एवरेज डेप्थ हम हमेशा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का 35 किलोमीटर ही लेंगे। अब इसके डेंसिटी की बात करते हैं। इसका डेंसिटी जो होता है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, किसका? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। और ये कंपोज्ड ऑफ लार्ज कंटेंट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये जो बना होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसमें प्रचुर मात्रा में सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। SiAl, SI फॉर सिलिका, Al फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। अब हम आते हैं ओशियनिक क्रस्ट, मतलब ओशियन, वाटर बॉडी। तो इसका जो है विड्थ जो होता है, डेप्थ जो होता है, ये जो बॉटम है वाटर बॉडी का, सी फ्लोर इसको कह सकते हैं, यहाँ से लेकर जो ये लाइन है लोअर बॉटम, तो मैक्सिमम इसका डेप्थ 5 से 7 किलोमीटर होता है ना। और ये डेंसिटी जो होता है इसका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसमें लिखा हुआ है बना हुआ किससे होता है? मेड अप ऑफ मेजरली सिलिका एंड मैग्नीशियम, कॉल्ड एज सीमा। ये सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसे सीमा भी कहते हैं। SI फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब ये धंसा हुआ क्यों रहता है? क्योंकि सिलिका तो यहाँ भी, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, तो ओशियनिक क्रस्ट लोअर एरिया होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपर एरिया होता है, ऊंचा उठा हुआ रहता है। इसका रीजन क्या होता है? तो एक एक्सप्लेनेशन हम ये भी दे सकते हैं कि इसमें प्रचुर मात्रा में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में जो ये बना हुआ होता है, जिस मटेरियल का जो चट्टान होता है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तो सिलिका तो यहाँ भी है, यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ मैग्नीशियम है। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का वजन ज्यादा होता है, डेंसिटी एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में, इसीलिए ज्यादा वजन होने के कारण ये धंसा हुआ होता है, ठीक है। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपेरिजन में ये लोअर होता है, नीचे होता है कहने का मतलब। चलिए अब आगे देखते हैं मेंटल को, ठीक। यहाँ पे मेंटल के बारे में देखेंगे। तो मेंटल जो है शुरू कहाँ से होता है? मेंटल शुरू हो जाता है 35 किलोमीटर के बाद से लेकर के 2700 किलोमीटर तक, क्योंकि 0 से 35 किलोमीटर तक तो क्रस्ट होता है, 35 किलोमीटर के बाद से 2700 किलोमीटर तक मेंटल होता है, ठीक है। जिसमें से 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच, अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच जो होता है वो मटेरियल होता है, वो जेल टाइप ऑफ मटेरियल होता है। मतलब ना तो सॉलिड होता है, ना ही लिक्विड होता है, जेल टाइप ऑफ मटेरियल होता है। जैसे आप जेल लगाते हैं ना, बालों में जेल लगाते हैं, या एलोवेरा जेल होता है मुंह में लगाने के लिए, मुंह चमकाने के लिए, तो जेल टाइप ऑफ मटेरियल होता है। इसे प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। ये लेयर होता है 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच का, इसे हम स्थेनोस्फेयर कहते हैं। और इसे लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जब वेव पास करता है, अर्थक्वेक का वेव, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसे लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। अब 400 किलोमीटर से लेकर 1700 किलोमीटर तक इसको आउटर मेंटल कहते हैं, और 1700 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर को इनर मेंटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी दिया गया है आउटर मेंटल का 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनर मेंटल का डेंसिटी दिया गया है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मेंटल सेकेंड लेयर है, फर्स्ट लेयर क्या था? क्रस्ट था। अब लिखा हुआ क्या है इसको एक बार पढ़ते हैं। स्टेनोस्फीयर इज अ लेयर वेयर रॉक इज नॉट इन सॉलिड फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन मोल्टेन फॉर्म,
एस्थेनो मीन्स इन ग्रीक वीक। ग्रीक लैंग्वेज में एस्थेनो का मतलब होता है वीक और स्फेयर का मतलब लेयर होता है। ठीक, तो एस्थेनो स्फेयर का मतलब हुआ वीक लेयर। 0 से 100 किलोमीटर जो होता है अर्थ सरफेस से लेकर प्रथम 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है चट्टान। उसके बाद 100 से 400 किलोमीटर के बीच में जो है जेल टाइप ऑफ मटेरियल होता है ना, विस्कस टाइप ऑफ होता है, ना तो सॉलिड होता है प्योर, ना ही लिक्विड होता है, जेल टाइप ऑफ मटेरियल होता है। उसके बाद जो है 0 से 35 किलोमीटर को हम क्रस्ट कहते हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, मेंटल इज कंपोजिशन ऑफ सो मेनी डोमिनेंट मिनरल्स लाइक निकेल, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम, देयरफॉर नो स्पेसिफिक नेम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स लाइक अदर लेयर्स। जैसा कि हमने अभी ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हमने सियाल कहा क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा पाया जाता है उसमें, और ओशियनिक क्रस्ट को हमने सीमा कहा क्योंकि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। उसी तरह से जो मिनरल्स के बेसिस पे इसका कोई भी नाम नहीं रखा गया है क्योंकि कई मिनरल्स है जो इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इनर मेंटल इज इक्वल टू 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो अर्थ का डेंसिटी होता है वो अर्थ के इनर मेंटल के डेंसिटी के बराबर होता है, वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा लेयर है कोर। कोर कहाँ से शुरू होता है? 2700 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर। यहाँ पे हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे। कैलकुलेशन के लिए हम इसको लेते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 6370 किलोमीटर माना जाता है। कोर है 2700 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर के बीच, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक आउटर कोर है, दूसरा इनर कोर है। तो 2700 किलोमीटर से 4900 किलोमीटर के बीच का जो लेयर होता है इसको हम आउटर कोर कहते हैं, और 4900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर दैट इज 6400 किलोमीटर, इसके बीच के लेयर को हम इनर कोर कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं आउटर कोर में क्या क्या दिया हुआ है। मेजरली मेड अप ऑफ Fe एंड निकेल, मतलब आयरन और निकेल का बना हुआ होता है, और इसका डेंसिटी होता है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेजरली इसमें कौन सा मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन और निकेल। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसे हम नीफ भी कहते हैं, NiFe, कॉल्ड एज NiFe, नीफ या नीफे जो भी कहिए आप। और जो इनर मेंटल होता है, सॉरी इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो क्या कि ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू आयरन इन इट्स लिक्विड फॉर्म सो इट इज कॉल्ड एज लिक्विड आउटर कोर। यहाँ जो एक ध्यान देना है, ये जो आउटर कोर होता है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि एस्थेनोस्फेयर मतलब 100 से 400 किलोमीटर के बीच का जो लेयर होता है मेंटल का, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, जेल टाइप ऑफ मटेरियल होता है, ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड, है ना। लेकिन यहाँ जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको लिक्विड आउटर कोर भी कहते हैं। और 4900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर के बीच जो लेयर होता है जिसे हम इनर कोर कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसका डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई अगर हम अर्थ सरफेस से सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ तक तो सही है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो रॉक मोल्टन फॉर्म में पाया जाता है, ये दोनों आयरन और निकेल इन दोनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें भी इसमें भी। अगर ये मोल्टन फॉर्म में है, जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा उससे तो ज्यादा टेम्परेचर यहाँ होगा क्योंकि अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ ये मोल्टन फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये भी तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाना चाहिए, ये सॉलिड फॉर्म में क्यों पाया जाता है? तो इसका आंसर ये होगा कि यहाँ जो है टेम्परेचर डोमिनेंट होता है और यहाँ पे प्रेशर डोमिनेंट होता है। हाई प्रेशर के कारण ये जो है यहाँ जो मटेरियल ज्यादा कॉम्पैक्टेड होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब आइए इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं, तीनों स्ट्रक्चर को। ठीक है, तीनों जो है अर्थ प्रोफाइल के तीनों लेयर को हम कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे इस वाले डायग्राम में।
ये जो है, यहां से मैं आपको बता दूं कि ये जो सीधी वाली लाइन है ना, ये वाला लाइन अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ये जो ऊपर वाला है, ये टेढ़ा वाला, इसको भी मिटा दीजिएगा। ये वाला जो लाइन है इसको भी मिटा दीजिएगा, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया था। फ्री हैंड से ही बनाना होता है ना क्लास में, इतना टाइम तो होता नहीं कि इंची विंची लेकर के करें। क्लास नोट्स भी बनाना होता है, लिखना भी होता है, समझना भी होता है। और सर बोर्ड पे डिक्टेट नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, कि बोर्ड पे सब कुछ लिख देंगे, ऐसा मत सोचिए। और ये अच्छी बात भी है कि आपको सर डिक्टेट करवाते हैं बोल करके, बोर्ड पर लिख करके नहीं, ताकि आपको ये भी पता चले कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन से स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, ताकि हम उसे जब बार बार पढ़ेंगे तो हमें अगर पता चलेगा, पता चल ही जाता है। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा, आप नोट्स पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो और उसमें पता ना चले, पता चल ही जाता है ना, अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं तब। तो अगर आप क्लास नोट्स बना रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास में आप नहीं लिख पा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप वहां एक पेंसिल रखा कीजिए हाथ में। जैसे कुछ सर ने कुछ कहा स्टेनोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर का आपको स्पेलिंग याद नहीं है, तो स्टेनोस्फेयर हिंदी में लिख लीजिए। फिर क्लास खत्म होने के बाद अपने रूम पे जाइए या जहां भी, तो वहां आप गूगल में सर्च कर सकते हैं स्टेनोस्फेयर, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे या स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पता ना चले। बहुत सभी स्टूडेंट को दिक्कतें आती है शुरू में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना होता है। आप देखेंगे कि हम पेंसिल से भी वर्क किया हुआ है, तो एक हाथ में पेंसिल, एक हाथ में कलम कलम होता है, ताकि जहां भी हमें डाउट हो तुरंत, या तो सर बता दे तो ठीक है, नहीं बताए तो खुद ही से लिख लेते हैं, ठीक है, हिंदी में। और फिर बाद में जाके या तो स्टडी मटेरियल पढ़ के उसको चेक करते हैं, या फिर जो होता है उसमें क्लास नोट्स या गूगल का हेल्प लेकर के हम उसको ढूंढते हैं। सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपको पता चल गया, फिर उसके बाद सेम टर्म बार बार रिपीट होता है, कुछ ही नए टर्म होते हैं चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में। और वो या तो सर बताते या नहीं बताएं, तो या तो आप क्लास में पूछ लीजिए, या नहीं तो सारी चीजें पूछने में भी ठीक नहीं लगता है, छोटी छोटी चीजें, तो आपको खुद थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी है तो आपको चम्मच से बना करके मुंह में नहीं खिलाया जाएगा, है ना। आप कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब इन तीनों को, अभी जो हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ा, इन तीनों को हम एक इस डायग्राम में देखते हैं और समझते हैं। 0 से 35 किलोमीटर के बीच जो होता है ये एवरेज डेप्थ है क्रस्ट का, और मैक्सिमम डेप्थ कितना होता है 70 किलोमीटर। मतलब ये वाला लाइन तो फिक्स रहता है, ऊंचाई ऊपर, कहीं पे प्लेन होता है, कहीं पे पहाड़ होता है, तो ऊंचाई ऊपर बढ़ सकता है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम 70 किलोमीटर होगा, पर एवरेज डेप्थ हमेशा 35 किलोमीटर ही लेंगे, ठीक। इसका डेंसिटी होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसे सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में, ये दोनों मिनरल्स पाए जाते हैं। और अब आते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाद ओशियानिक क्रस्ट पे। तो इसका जो डेप्थ होता है वो होता है 5 से 7 किलोमीटर के बीच, ठीक है। और ये डेंसिटी जो होता है इसका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशियानिक क्रस्ट का डेंसिटी ज्यादा होता है। अब आगे दिया हुआ है मेंटल। मेंटल कहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ मेंटल जो है, यहाँ 35 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर, ये जो है इस लेयर को हम मेंटल कहते हैं। 35 किलोमीटर से ही शुरू हो जाता है जहाँ पे क्रस्ट खत्म होता है। लेकिन यहाँ एक और चीज आपको याद रखना है, 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच जो होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर मतलब यहाँ जो रॉक होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। लिथोस्फीयर का मतलब ये नहीं होता है कि ये क्रस्ट होगा। लिथोस्फीयर का मतलब ये होता है कि ये 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन मेंटल स्टार्ट हो जाता है 35 किलोमीटर से ही। 35 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर के बीच के जो डेप्थ होते हैं उसको हम मेंटल कहते हैं। अब मेंटल में 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच जो होता है ना, उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, क्योंकि इसमें जो मटेरियल होता है वो मोल्टेन फॉर्म में होता है। इसे जेल टाइप ऑफ मटेरियल भी कहते हैं या प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। ये ना तो सॉलिड फॉर्म में होता है ना ही प्योर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। और लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है क्योंकि इससे जब वेव पास होता है तो उसका वेलोसिटी सडनली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये डायग्राम बनाया हुआ है वेव का। यहाँ पे मान लीजिए अर्थक्वेक हुआ, यहाँ पे फोकस है अर्थक्वेक का, जहाँ पे रॉक ब्रेक होता है, रॉक के ब्रेक होने से अर्थक्वेक क्रिएट होता है, अर्थ
अर्थक्वेक का फेनोमेना देखने को मिलता है। तो ब्रेक होने के बाद जो वेव रिलीज होता है उसी को हम सेस्मिक वेव कहते हैं। तो वेव रिलीज होगा तो हर डायरेक्शन में जाएगा ना, इधर भी जाएगा, ऊपर की तरफ भी, अंदर की तरफ भी। तो देखिए जो है यहाँ से वेव चलना शुरू किया और यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने के साथ वेव के वेलोसिटी में सडन इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा। देखिए सडन इंक्रीज हुआ क्योंकि डेंसिटी चेंज हुआ ना, इसका डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो है इसका डेंसिटी जो आउटर मेंटल का 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज हुआ, फिर डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, लो वेलोसिटी जोन। ये स्टेनोस्फीयर है, ठीक है। चलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं। और 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्टेनोस्फीयर होता है, जिसमें प्लास्टिक या जेल टाइप ऑफ मटेरियल होता है। इसे लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है या स्टेनोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है। 400 किलोमीटर से 1700 किलोमीटर के बीच के जो लेयर होते हैं उसको हम आउटर मेंटल कहते हैं। आउटर मेंटल का डेंसिटी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा और 1700 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर के बीच के डेप्थ को हम इनर मेंटल कहते हैं। इसका डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा, यहाँ तक एक बार देख लेने के बाद, ठीक। अब 2700 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर, जो कैलकुलेशन के लिए हम कभी कभी 6400 किलोमीटर भी ले लेते हैं। तो ये जो 2700 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर होता है ना, उसको हम कोर कहते हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर को लिक्विड आउटर कोर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो रॉक होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और निकेल पाया जाता है। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, लेकिन आयरन और निकेल में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आयरन इज मच मच ग्रेटर देन निकेल, इसीलिए इसे निफे NiFe निफे भी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये इनर कोर जो होता है, इसका डेंसिटी देख लीजिए। आउटर कोर का डेंसिटी होता है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए इनर कोर में। इनर कोर में जो आयरन का मात्रा होता है निकेल से वो मच 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 ग्रेटर देन निकेल होता है। कहने का मतलब यहाँ जो आयरन की मात्रा है उससे कहीं ज्यादा आयरन की मात्रा किसके कंपेरिजन में, निकेल के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। इसे सॉलिड आयरन फॉर्म, इसमें जो सॉलिड आयरन फॉर्म होता है, यहाँ जो आयरन होता है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इनर कोर का। मतलब ये जो लेयर होता है ना इनर कोर, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। आइए एक बार ये क्या है वो मैं बताता हूँ। ये वेव के वेलोसिटी को शो करता है। वेव के वेलोसिटी को मतलब यहाँ पे मान लीजिए फोकस है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक का हमने सेपरेट क्लास डाल रखा है पीछे हमने। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको भी वॉच कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, अर्थक्वेक नाम से क्लास बना हुआ है, आप देख लीजिए अर्थक्वेक कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ हमने उसमें समझाया हुआ। यूपीएससी का सिलेबस भी है। तो यहाँ पे फोकस है, मतलब रॉक ब्रेक हुआ, तो रॉक ब्रेक होगा तो वेव जनरेट होता है। वही वेव चारों डायरेक्शन में जाता है ना, ऊपर भी जाएगा, अंदर की तरफ भी जाएगा। यहाँ कोई आदमी तो नहीं बैठा हुआ है जो डायरेक्ट करा, नहीं नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर की तरफ आदमी है, बिल्डिंग है, तोड़ फोड़ करो, आदमी को मारो, जीव जंतु पेड़ पौधे को धसाओ, ऐसा तो है नहीं। ये तो चारों डायरेक्शन में जाता है ना। तो हमें तो अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना है, तो हम अंदर की तरफ वेव के वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। तो यहाँ डेंसिटी इसके जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके वेलोसिटी में सडन इंक्रीज या डिक्रीज को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक। आगे इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से वेव गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे डेंसिटी चेंज होता है, तो इस लेयर का डेंसिटी इसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ इंक्रीज हुआ वेलोसिटी। फिर ये लो वेलोसिटी जोन है जिसे हम स्टेनोस्फीयर कहते हैं, जेल टाइप ऑफ मटेरियल होता है, इसमें वेलोसिटी वेव का डिक्रीज हुआ, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। इसका डेंसिटी कितना है, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ पे देखिए डेंसिटी चेंज हुआ ना, तो डेंसिटी चेंज हुआ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ जो 3 लाइन खींचा हुआ है रफ हैंड से क्लास में बनाना होता है ना। अब क्लास समझना भी होता है, लिखना भी होता है, और जो है डायग्राम भी बनाना होता है। तो इंची टेप लेकर के तो वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरे को यहाँ व्हाइटनर से मिटा देना चाहिए, पर व्हाइटनर अभी चल नहीं रहा है, ठंडी का मौसम है ना, तो इसीलिए जम गया है, तो मैंने मिटाया नहीं। तो इस वाले को क्या करना है ना, इरेज कर देना, ये वाला लाइन, और ये जो ऊपर वाला खींचा हुआ है ये वाला, इसको आप इरेज कर दीजिए। यहाँ से थोड़ा सा शार्प कॉर्नर बनाते हुए ये सीधा लाइन यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है।
ये जो बीच वाला है, लेकिन ये सीधा नहीं कीजिएगा, सीधा नहीं, थोड़ा सा शार्प कॉर्नर ऊपर की तरफ करके तब यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी चेंज हो रहा है तो वेव का वेलोसिटी भी चेंज होगा। फिर यहाँ से आने के बाद वेलोसिटी वेव का डिक्रीज होगा, ये लिक्विड आयरन है, और यहाँ पे डिक्रीज होगा, फिर यहाँ से इंक्रीज होगा, यहाँ पे हम अर्थ सेंटर पे पहुंच गए। तो ये वेव के वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। एनालिसिस पार्ट यहाँ पे ये खत्म हुआ, अब हम आगे देखेंगे एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट हम डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, इससे मतलब डेंसिटी पता करते हैं, डेंसिटी का पता लगता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। दूसरा बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव, ये सेस्मिक वेव के बिहेवियर को शो करता है, ये ग्राफ देखेंगे, इस ग्राफ को समझेंगे। सेस्मिक वेव किसको कहते हैं? जब अर्थक्वेक होता है तो वहां पे रॉक ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पे जो एनर्जी रिलीज होता है, स्ट्रेन एनर्जी, वो वेव के फॉर्म में वहां से रिलीज होता है। वही अर्थक्वेक सरफेस तक जब पहुंचता है तो वो अर्थक्वेक के रूप में बिल्डिंग गिराता है, तोड़ फोड़ करता है, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ पी एंड एस वेव, पी फॉर प्राइमरी वेव, एस फॉर सेकेंडरी वेव। मतलब जब ब्रेक हुआ रॉक तो उस टाइम जो वेव रिलीज होगा उसको प्राइमरी वेव कहेंगे। अब कुछ कुछ देर पे वहां से वेव रिलीज होते रहता है तो उसको सेस्मिक वेव कहेंगे। उसके बाद जो वेव रिलीज होगा उस पॉइंट से, फोकस से, जहाँ पे अर्थक्वेक होता है ना, जिस पॉइंट पे रॉक ब्रेक होता है, ठीक। तो यहाँ प्राइमरी वेव को हम पहले इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। इस पे वेलोसिटी दिया हुआ है वेव का, और इस पे डेप्थ दिया हुआ है किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ से प्राइमरी वेव यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होगा, फोकस यहाँ पे है, और कहीं मान लीजिए 0 से 100 किलोमीटर के बीच में, और ये 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में लो वेलोसिटी जोन होता है, जिसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं। तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव दोनों का वेलोसिटी इंक्रीज होगा यहाँ तक। फिर इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होता है क्योंकि लो वेलोसिटी जोन है ये, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ। फिर यहाँ से 400 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर को आउटर मेंटल कहते हैं, तो आउटर मेंटल में वेलोसिटी इंक्रीज होगा, प्राइमरी वेव का भी और सेकेंडरी वेव का भी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ से जो है प्राइमरी वेव, यहाँ से डिक्रीज होगा इसका वेलोसिटी 2700 किलोमीटर से 4900 किलोमीटर के बीच में। इसको हम क्या कहते हैं? आउटर कोर कहते हैं। आउटर कोर ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगा, किसका? प्राइमरी वेव का। लेकिन सेकेंडरी वेव यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्यों सेकेंडरी वेव खत्म हो जाएगा? क्योंकि सेकेंडरी वेव जो होता है वो लिक्विड मीडियम को पार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी वेव लिक्विड मीडियम को पार नहीं कर पाता है तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर सेकेंडरी वेव रियलाइज नहीं हुआ किसी क्षेत्र में, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां लिक्विड मीडियम होगा। तो इससे हमें अर्थ के आउटर कोर में लिक्विड मीडियम है ये पता चलता है। तो यहाँ डिक्रीज हुआ वेलोसिटी किसका? प्राइमरी वेव का। फिर यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ये क्या है? सॉलिड इनर कोर होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है इनर कोर। अब यही लिखा हुआ है, क्या है इसको? लो वेलोसिटी जोन, स्टेनोस्फीयर, नाइदर सॉलिड नोर लिक्विड, दैट इज इट कंटेन्स जेल लाइक मटेरियल, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऊपर समझाया। और इसके बारे में, इस लेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिक्विड आउटर कोर एज पी वेव मूविंग विथ इंटरमीडिएट वेलोसिटी, ये लिखा हुआ है। और सॉलिड इनर कोर एज पी वेव मूविंग विथ वेरी ग्रेट वेलोसिटी, दैट इज रैपिड वेलोसिटी। तो सॉलिड इनर कोर में ग्रेट वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है, ये पी वेव मूव करता है, ठीक है। यही ग्राफ है। और आइए अब अगले पेज पे चलते हैं। आगे डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन किया हुआ है, डिसकंटिन्यूटी एनालिसिस। अभी मैंने आपको बताया अभी था, चलिए फिर से इस डेफिनेशन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ वेव व्हेन इट क्रॉसेज या मूव, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों मत लिखिएगा एग्जाम में अगर इस डेफिनेशन को यूज करना हो तो, है ना। तो व्हेन इट क्रॉसेज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूटी। कहने का मतलब जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके वेलोसिटी में सडन इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना, उसी को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एंड लोकेटेड बिटवीन, यहाँ डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया गया है
और कहाँ पे ये लोकेट करता है, किसके बीच होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है कॉनराड, CONRAD, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, डिस्कवर्ड बाय कॉनराड। कॉनराड एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया। ये सियाल और सीमा के बीच होता है, क्योंकि दोनों का डेंसिटी चेंज होता है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी जो होता है वेव का चेंज होता है, ठीक है। दूसरा है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ये डिस्कवर्ड बाय मोहो, मोहो के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, और ये क्रस्ट और मेंटल के बीच होता है, ठीक है। यहाँ जो वेलोसिटी वेव का चेंज होता है, ठीक है। रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, REPETTI, रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, कहने का मतलब जब वेव आउटर मेंटल से इनर मेंटल की तरफ मूव करेगा तो उसके वेलोसिटी में चेंज होता है, उसी को हम रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। अगला है गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बाय गुटनबर्ग जियोलॉजिस्ट, ये डिस्कवर्ड किया गया गुटनबर्ग के द्वारा, जो एक जियोलॉजिस्ट थे। ये मेंटल और कोर के बीच होता है, ठीक है। जब वेव मेंटल से कोर की तरफ मूव करता है तो उसके वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम गुटनबर्ग डेंसिटी डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। अगला है लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, जो डिस्कवर किया गया लेहमान जियोलॉजिस्ट के द्वारा, और इन्होंने अपने ही नाम पे इस डिस्कंटिन्यूटी का नाम रखा। जिन्होंने मोहो ने भी अपने ही नाम पे रखा, कॉनराड ने भी अपने ही नाम पे रखा। तो कहने का मतलब ये है कि गुटनबर्ग ने भी अपने ही नाम पे रखा। तो ये लेहमान डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पाया जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच पाया जाता है लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। इसी तरह और भी कई सारे डिस्कंटिन्यूटी होते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी स्टेट PCS एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।